अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। मक्के की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तरीके से बुआई। गर्मी के मौसम में सूकरों की देखरेख का तरीका। अपने राज्य बिहार में मक्का खरीफ की मुख्य फसलों में से एक है। फिलहाल जिन किसानों के खेत अभी खाली हुए हैं वे इस समय मक्के की बोनी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान इसकी कौन कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुआई के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू। अनाज की फसलों में मुख्य फसलों में इसका स्थान आता है। तो अभी जो हमारे किसान भाई बिहार में हैं, इनमें प्रमुख मक्का की बुआई 1 जून से लेकर और 30 जून तक की जाती है, जो ये उपयुक्त समय है। लेकिन कुछ किसान भाई अगर उसको थोड़ा सा लेट लगाना चाहें तो 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। अगर हम भूमि की तैयारी की बात करें तो हम किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी फसल होती है उस फसल को बहुत भुरभुरी मिट्टी चाहिए। जब भुरभुरी मिट्टी रहती है तो बाद में हमको जोत कोल करने के लिए उसमें आसानी रहती है। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। और एक बात और है कि जहाँ पर पानी लगता है वहाँ पर हमको मेड़ पर देने चाहिए। जैसे रेज्ड बेड प्लांटिंग होता है, मेड़ पर जो मक्का की बुआई होती है वो मेड़ पर करना चाहिए। और जो हमारी उछली ज़मीन है वहाँ पर समतल तरीके से करना चाहिए कि जहाँ पर पानी का निकास अच्छा है वहाँ पर पानी बरसने के बाद निकल जाए। खरीफ मौसम में हमारे खेत को विशेष ध्यान देना होता है क्योंकि पानी बरसता रहता है, उसमें खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। इनकी जो संकर प्रभेदें हैं, शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 है, पूसा आगाज संकर मक्का 3 है, DMH 117 है और SHM 1 है। ये सब वैरायटियां हैं जो संकर वैरायटियां हैं। 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। इनकी औसत उपज 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। और जो हमारा संकुर मक्का होता है, जैसे सुवान हो गया, देवकी हो गया, ये सब जो वैरायटियां होती हैं ये सब संकुल मक्का होते हैं। इनका पकने की अवधि 85 से 105 दिन की होती है और इनकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
हमारा बीज दर होता है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका व्यवहार करना चाहिए। बुआई से पूर्व बीजों को 22 टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। और हम जो बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, जब हम बुआई करते हैं, बुआई करते समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास का इस्तेमाल करते हैं, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं, और जो हम 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बुआई के समय दे देना चाहिए। उसके बाद जब घुटने तक पौधे हो जाते हैं तो जब हम गुड़ाई कर लेते हैं उसके बाद 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको नाइट्रोजन का व्यवहार करना चाहिए, और जब धनबाल या जीरा निकलता है उस समय हमको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको अनुशंसित मात्रा देनी चाहिए। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा पौधों के आकार के अनुसार कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज रोपते समय हर मेंढ पर 2 बीज प्रति छिद्र में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें। एक बात विशेष ध्यान देना चाहिए, जो खरपतवार नियंत्रण है, खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को जो एट्राजिन दवा आती है, एट्राजिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को बुआई के 72 घंटे के अंदर उसका छिड़काव कर देना चाहिए। एक चीज़ ये ध्यान दे देना चाहिए कि हमारे खेत में उपयुक्त नमी है कि नहीं। जब नमी नहीं रहेगी तो हमारे किसान भाइयों को छिड़काव नहीं करना चाहिए। उपयुक्त नमी के साथ ही हमारे किसान भाइयों को जो खरपतवार नाशी दवा है, प्री इमर्जेंस दवा है, उसका छिड़काव करना चाहिए। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। उसके बाद जब 20 से 25 दिन होता है तो हम कोड़ाई करते हैं, या घुटने तक जब हमारी बाल आ जाती है, पौधे आ जाते हैं तो कोड़ाई करते हैं। तो उसमें जो खरपतवार बचे रहते हैं और जो निकल जाते हैं, उससे हमारे किसान भाइयों को खरपतवार से निजात मिल जाता है और उत्पादन अधिक होने की संभावना रहती है। और एक बात है, जब हमारे किसान भाई मक्का की खेती करते हैं तो इसमें मिश्रित खेती भी करते हैं। जैसे खरीफ में हमारे किसान भाई क्या करते हैं, मक्का के साथ झिंगली लगा देते हैं, मक्का के साथ उड़द लगा देते हैं, मक्का के साथ मूंग लगा देते हैं, मक्का के साथ लोबिया लगा देते हैं, मक्का के साथ अरहर लगा देते हैं। तो अंतर्वर्ती खेती भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जिससे उनको एडिशनल इनकम जो बोलते हैं अत्यधिक इनकम प्राप्त होती है, अत्यधिक आय प्राप्त होती है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में बहुत से भूमिहीन किसान और युवक सूकर पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, लेकिन इस व्यवसाय से वे उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण है किसानों द्वारा मौसम के अनुरूप इनकी सही देखरेख और प्रबंधनों को नहीं अपनाना। तो चलिए इनके सही प्रबंधन के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार से।
तो इस समय गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रबंधन की बात करते हैं तो जैसे जैसे देखते हैं कि वातावरण का तापमान बढ़ता है 35 डिग्री 36 डिग्री या 40 डिग्री तक भी चला जाता है, तो उस समय पशु जो है काफ़ी जो है कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और देखा जाता है कि इस समय पशुओं में गर्भपात होने की, जो गर्भवती पशु हैं उसमें गर्भपात होने की भी संभावना अधिक हो जाती है। तो ये जो मौसम है इस समय थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा देखभाल करके, इससे जो गर्मी के मौसम में पशुओं पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे बच सकते हैं। गर्मी के प्रभाव से सूकर और उनके शावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी बढ़वार कम हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु सुस्त होकर एक जगह बैठा रहता है। इससे बचने के लिए पशु के आवास में पंखे या कूलर लगाएं। आवास के दरवाजों और खिड़कियों पर जूट के बोरे लगा दें और उन्हें समय समय पर पानी से भिगोते रहें ताकि आवास में ठंडी हवा का आवागमन ठीक ढंग से हो सके। सूकर पालन खुली और बंद दोनों विधि से किया जा सकता है। इसके लिए बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो आवास बना रहे हैं, आवास का जो लंबाई है वो अगर बना रहे हैं तो पूरा पश्चिम दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आवास के आसपास पेड़ पौधा अवश्य लगाएं जिससे कि आवास पे छाया जो है कि आता है और छाया के कारण जो है अंदर का वातावरण ठंडा रहता है। आवास को बिल्कुल नियमित रूप से साफ़ सफाई करते रहें, पानी से धोते रहें और साथ ही साथ जो है डिसइंफेक्टेंट में आप ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये फिनाइल हो गया, इससे आप सफाई करते रहें। छत की ऊंचाई जो होती है आवास में कम से कम आप 8 फीट जरूर रखें। 8 फीट से नीचे रखने से फिर अंदर का वातावरण गर्म होगा। इसके साथ ही साथ दिन में देखा जाता है कि लू चलने लगती है, अभी गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो उससे बचाव के लिए खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से दिन में ढक दें कि अंदर बाहर की गर्म हवाएं अंदर नहीं आने सके। और साथ ही साथ पशुओं को पानी की बौछार उस पर आप डालें, फुहारा डालें, तो उससे पशुओं को काफ़ी राहत होती है। बहुत सारे किसान भाई जो ग्रामीण परिवेश में है, वो जो गर्मी के मौसम में आवास की थोड़ी सी दिक्कत होती है या फिर वो बिजली की प्रॉब्लम होती है, कूलर या पंखा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आप बेलोइंग टैंक बना सकते हैं। एक छोटा सा गड्ढा कर दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। जब पशु को गर्मी महसूस होगी तो उसमें जा करके वो अपने शरीर को ठंडा करता है। दूसरी चीज़ है कि इस समय गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि आवास के साथ साथ हम लोग आहार का भी प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। आहार में सबसे पहला चीज़ जो है पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी, ठंडा पानी आप पीने के लिए अवश्य देते रहें, जिससे गर्मी से उनको काफ़ी राहत मिलती है। सूकर को जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल तथा बाजरा खिला सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर आइल, केक, मीट, मील तथा फिश मील को अनाज में मिलाकर खिला सकते हैं। सूकर को उनके वजन के हिसाब से अनाज दिया जाता है। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सूकर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाएं। वहीं 100 से 250 किलोग्राम के वयस्क सूकर को 5 से 8.5 किलोग्राम अनाज जरूर दें। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादाओं को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। साथ ही खनिज, लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं। आहार की व्यवस्था करना है कि पशु जो हमारे किसान भाई सूकरों को जो भी पशु आहार दे रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि फ्रेश आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे किसान भाई जो है वो होटलों की जूठन सामग्री देते हैं, तो उसमें आप पुराना या ज़्यादा बासी जिसको कहते हैं वो आप देने से बचें, क्योंकि अगर 1 दिन 2 दिन पुराना अगर हो जाता है तो वो गर्मी के मौसम में बहुत जल्द खराब होता है और पशुओं पर जो है प्रतिकूल प्रभाव करता है, उनके स्वास्थ्य पे असर करता है। तो स्वच्छ आहार दें। जो सूकर हैं उनको ठंडा समय में खाना दीजिए, जैसे सुबह में या शाम में खाने के लिए अगर आप देते हैं तो वो जो मात्रा जो खाते हैं वो खाएंगे, जिससे उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव जो प्रतिकूल प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। तो खाने में इस समय गर्मी के मौसम में
इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा हम लोग कम करते हैं और एनर्जी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जो विटामिन और मिनरल मिक्सर जो देते हैं उसकी मात्रा को 10 से 15% बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है गर्मी के मौसम में जो आहार वो कम ले रहे हैं, जो आहार की कमी हो रही है, उसकी पूर्ति जो है ये सप्लीमेंट जो हम लोग करते हैं उससे उसकी पूर्ति हो सकता है। आमतौर पर इस मौसम में सूकरों को कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इससे बचाव के लिए आवास की नियमित सफाई करें। सप्ताह में कम से कम एक बार लाल दवा से आवास और फर्श को जरूर धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। अगर पशु रोग से ग्रसित हो तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। गर्मी के मौसम में देखा जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो सूकरों में होती है वो स्वाइन फीवर, सूकर ज्वर जो बीमारी होती है, इसका प्रकोप होने का संभावना अधिक होता है। और स्वाइन फीवर का जो लक्षण है हमारे किसान भाई जानते होंगे, अचानक जो है सूकर मरने लगते हैं, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और पशु जो है खाना पीना बंद कर देते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए स्वाइन फीवर टीका आप 1 ml मात्रा चमड़े में दे करके 1 साल तक इस बीमारी से बचा सकते हैं। पहला टीका जो देना है वो 2 महीने का जब उम्र बच्चे का हो जाता है उस समय इसका टीकाकरण करें। उसके बाद साल में 1 बार टीकाकरण करके इस बीमारी से उसका बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आपको कुछ जो उपाय है वो करने होंगे, ताकि इससे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और काफ़ी जो किसानों को हानि होती है उससे बच सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर बिहार में आगामी दिनों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह के समय 70 से 80% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई अल्प अवधि वाले धान की किस्म एवं सुगंधित धान की किस्म का बिचड़ा बीज स्थली में 20 जून से 10 जुलाई तक बोने के लिए अनुशंसित हैं। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल में निराई गुड़ाई करें। कीट व्याधियों से फसल की बराबर निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई देने पर अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। भिंडी और बोड़ा जैसे फल वाली सब्जियों में नाइट्रोजन का उपरिवेशन करें और कीट नियंत्रण के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर फल तोड़ने के बाद 2 बार छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में चूड़िल आसिता का आक्रमण होने पर केराथेन 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 25 किलोग्राम सल्फर पाउडर प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। खरीफ मक्का की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। इसके लिए सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3,
गंगा 11 किस्मों की बुआई करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर एवं 50 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करें। प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थीरम द्वारा उपचारित करके बुआई करें। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। किसान भाई धान का बिचड़ा बीज स्थली में लगाने का काम शुरू कर दें। 10 जून तक लंबी अवधि वाले धान का बिचड़ा गिराने का उपयुक्त समय है। 10 जून से 25 जून तक मध्यम अवधि वाले धान का बिचड़ा बोने के लिए अनुकूल समय है। जो किसान भाई धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं वे लंबी अवधि वाले धान की किस्म की बुआई अगले सप्ताह में कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें। छोटी छोटी उथली क्यारियां जिसकी चौड़ाई 1 मीटर एवं लंबाई सुविधा अनुसार रखें। खरीफ प्याज के लिए N53 एग्रीफॉन डार्क रेड, अर्का कल्याण, सुपर किस्में अनुशंसित हैं। बीज गिराने से पहले बीज का उपचार अवश्य करें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बीज प्रमाणित स्रोत से ही खरीद कर लगावें। पशुओं के चारा के लिए ज्वार, बाजरा तथा मक्का की बुआई करें। इसके साथ मेथ, लोबिया और राइस बीन की बुआई अंतर्वर्ती खेती में करने से चारे की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्राप्त होगा। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर एवं HS से बचाव के लिए पशुओं को टीका लगवाएं। हरी खाद के लिए सनई और ढैंचा की बुआई करें। ढैंचा के लिए बीज की मात्रा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। मूंग उड़द की तुड़ाई के बाद हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में मिला दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेलारी, जिला मधेपुरा के कृषक राजू रंजन ने। ये मुर्गियों में रानीखेत बीमारी की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजू रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों, जिनमें बात करते हैं हम रानीखेत बीमारी की। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम न्यूकैसल डिसीज भी है। ये बीमारी विषाणु जनित है। इस बीमारी के आने पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं होता है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मुर्गियों की सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम वाली बीमारी है। इसके फैलने पर 50% लेकर किसान भाइयों बात करते हैं कि इस बीमारी को आप पहचानेंगे कैसे, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। जब कभी ये बीमारी का प्रकोप होता है तो सर्वप्रथम मुर्गियों में सर्दी और सांस तेज चलना, भूख कम लगना, कभी कभी दस्त लगना, इनकी कलगी का नीला हो जाना और फिर मुर्गियों में पंखों का और पैरों का पैरालिसिस हो जाना, ये प्रमुख लक्षण है। कई बार जब इस बीमारी का जो बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है वो अगर इसमें अटैक करता है आपके फार्म में तो 1 से 2 दिन के अंदर ही मुर्गियों में मृत्यु शुरू हो जाती है और 4 से 5 दिन में मृत्यु दर 100% तक भी पहुंच सकती है। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। अभी वर्तमान में जैव सुरक्षा की भी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि जब कभी बीमारी आती है तो किसी बाहर स्रोत से ही आती है। तो किसान भाई हमेशा अपने फार्म में किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति को ना आने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है जो फार्म का प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक करीब 6 इंच गहरा टैंक बनाएं और उस टैंक में पानी में फिनॉल या
कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डालें, जिससे कि हम जब कभी बाहर से कोई व्यक्ति या कोई वाहन आता है तो उसके व्यक्ति के जूतों या वाहन के जो पहिए हैं उनका अच्छे से निर्जीवीकरण हो जाए। इसके अलावा मुर्गी पालक को सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। अगर ये बीमारी आ जाती है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम तो बीमारी के आने से रोकने के लिए टीकाकरण। 7 दिन की उम्र में जब चूजा 7 दिन का होता है तो इसमें B1 या F1 नामक इस बीमारी का जो स्ट्रेन का टीका रहता है उसको लगाया जाता है। इसको लगाने की विधि है, मुर्गी के नाक में या आँख में 2 बूंद ये टीके की मात्रा डाली जाती है। फिर 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक इसका स्ट्रेन है, उसको पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। इसके उपरांत 56 दिन की उम्र में R2B नामक जो इसका स्ट्रेन है उसको मांस में इंट्रामस्कुलर रूट से मुर्गियों को दिया जाता है और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है R2B स्ट्रेन की वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाई तो अपने फार्म में इस रानीखेत बीमारी को आने से रोक सकेंगे, जिससे कि आपके आर्थिक हानि कम से कम हो। धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18anadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।